आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और घर परिवार में भी सभी सुरक्षित होंगे और कुशल मंगल से होंगे। आज का यह जो सेशन है इसमें हम जैसे पूर्व के जो हमारे सेशन होते रहे हैं उसी तर्ज पर आपका यह सेशन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे सर्वप्रथम करंट अफेयर्स विषय वस्तु को हम देखेंगे। करंट अफेयर्स विषय वस्तु के साथ साथ हम जीएस खंड को देखेंगे और जीके खंड को देखेंगे। तो आज के सेशन के अंतर्गत इन तीन टॉपिक की चर्चा आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे जीके सेशन की, करंट अफेयर्स की हम बात आज पहले कर लेते हैं। करंट अफेयर्स के बाद फिर हम जीके की बात करेंगे और जीके खंड में हम पढ़ रहे थे विश्व के महादेशों के बारे में, उनके जो देश हैं संबंधित महादेश से उनके बारे में पढ़ रहे थे और उनकी मुद्राओं के बारे में पढ़ रहे थे और उनकी राजधानियों के बारे में पढ़ रहे थे। इसके साथ साथ जब हम जीएस खंड में आते हैं तो जीएस खंड के अंतर्गत बायो हमारा चल रहा था और बायो के अंतर्गत जो हम अध्ययन कर रहे थे वो आज हमें विटामिन्स का अध्ययन करना है। तो आज बायो के अंतर्गत हम विटामिन्स का अध्ययन करेंगे। तो ये हमारे टॉपिक हैं और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप, जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे प्रतिदिन आपको क्विज़ देखने को मिल रही है। प्रतिदिन आपको क्विज़ देखने को मिल रही है। 10 क्विज़ मैं आपको शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप पर ये जो क्विज़ शेयर की जा रही हैं इनका जवाब भी अनिवार्य रूप से आप दिया करें। और एक जानकारी और कि आगे से जो भी टेस्ट होगा, क्योंकि इस सप्ताह आपका टेस्ट नहीं हो रहा है, टेस्ट नहीं होने के पीछे कारण है जो हमारे टाइपिस्ट हैं सावित्री जी, उनके घर में किसी की डेथ हुई है, जिसके चलते अभी जो आज का आपका टेस्ट है, शनिवार का जो आपका टेस्ट है वह स्थगित रहेगा। अगले शनिवार से नियमित आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। करंट अफेयर्स में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इन दिनों जो चर्चा में है, वो टॉपिक आपका कहता है सेला सुरंग के बारे में जानकारी देता है। किस सुरंग के बारे में? सेला सुरंग। ठीक है, सेला सुरंग के बारे में। अब बात आती है सेला सुरंग जो है ये है कहाँ पे। सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाएगा कि भैया सेला सुरंग जो है इसका संबंध किस राज्य से है। तो आप बताएंगे कि इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। किससे संबंध है? अरुणाचल प्रदेश से है। अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है जिसको बोलते हैं वेस्ट कामेंग जिला। ठीक है, वेस्ट कामेंग जो डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का, वहीं से इसका संबंध है। तो सेला सुरंग का संबंध हो गया अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले से। एक चीज़ और आपको यहाँ पे बता दें कि ये जो सुरंग बन रही है ये तेजपुर, एक स्थान है तेजपुर, उसको जोड़ेगी तवांग से। ठीक है, तेजपुर नामक स्थान को ये जोड़ेगी तवांग से। और ये जो सुरंग बनाई गई है किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाई गई है? तो याद रखिएगा इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट वर्तक। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्तक। तो प्रोजेक्ट वर्तक का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट वर्तक का संबंध जो है कंस्ट्रक्शन से है, निर्माण गतिविधियों से है और इसके अंतर्गत सेला सुरंग का निर्माण किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है कि भैया प्रोजेक्ट वर्तक चलाया कौन? तो प्रोजेक्ट वर्तक को चलाया था बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और एक प्रश्न यह भी कई बार पूछा जाता है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक संगठन है जो सीमावर्ती क्षेत्रों में विनिर्माण गतिविधियों में मदद करता है। अब एक और इन दिनों जब हम एक सुरंग की बात करते हैं तो एक और सुरंग इन दिनों चर्चा में थी जिसका नाम था सिंकुला पास। ठीक है, सिंकुला टनल, सिंकुला टनल। ठीक है, सिंकुला टनल। सिंकुला टनल की यदि हम बात करें तो याद रखिएगा सिंकुला टनल 16,558 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। 16,558 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है और इसके अंतर्गत जो प्रोजेक्ट था जिसके अंतर्गत इसका काम हुआ उसका नाम था प्रोजेक्ट योजक। तो प्रोजेक्ट योजक के अंतर्गत सिंकुला टनल जिसकी ऊंचाई है 16,558 फीट, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। और ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, याद रखिएगा, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, यह भी याद रखने की ज़रूरत है। और इसको 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। तो ये याद रखना है कि 10,000, ऐसे इसको याद रखना है कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई यह विश्व की सबसे लंबी सुरंग है।
10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई। यह विश्व की सबसे लंबी सुरंग है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें आपको और याद करने की ज़रूरत है। जैसे जब हम बात कर रहे हैं सिंकुला टनल की, जब सिंकुला टनल की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा सिंकुला टनल से होकर एक आप कह सकते हो कि लगभग ये देखने को मिलता है कि यहीं पर सिंकुला टनल को जब आप क्रॉस करते हो तो यहीं पर एक सड़क भी बनाई गई है बीआरओ द्वारा, जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, जो लद्दाख को जोड़ती है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है निम्बू पदम दारचा सड़क। निम्बू पदम दारचा सड़क। और निम्बू पदम दारचा सड़क की जब हम बात करते हैं तो इसको भी बीआरओ ने बनाया है। और अभी तक यदि आपको हिमाचल प्रदेश के मनाली से लेह जाना होता था तो मनाली लेह हाईवे से होकर आपको जाना पड़ता था, लेकिन अब इसका विकल्प तैयार हुआ है जो कि है निम्बू पद्म दारचा सड़क, जिसमें से बात करते हैं निम्बू कहाँ पे है? निम्बू है लद्दाख में स्थान है। पद्म स्थान कहाँ पे है? ये जांस्कर वैली में आपको देखने को मिलता है। और दारचा कहाँ है? ये लाहौल स्पीति में आपको देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है कि मनाली लेह हाईवे के विकल्प के तौर पे निम्बू पदम दारचा सड़क को तैयार किया है बीआरओ ने। और ये 298 किलोमीटर लंबी सड़क है और ये आप कह सकते हैं कि इसका विकल्प बनेगी। मनाली लेह हाईवे को ज़्यादातर लोग क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि इसमें आपको रोहतांग पास देखने को मिल जाता था और इसी में आपको बारालाचा पास भी देखने को मिल जाता था। तो ये दो दर्रे जो है मनाली लेह हाईवे पे पड़ते थे और आज भी टूरिस्ट के मध्य ये सबसे चर्चित हाईवे है, सबसे पसंदीदा हाईवे माना जाता है। तो इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। अब जैसे मैंने दर्रों की बात किया तो हमने शुरुआत किया था सेला सुरंग से। तो आज के लिए आपका पहला होमवर्क है कि अरुणाचल प्रदेश में कौन से दर्रे स्थित हैं। देखो, दर्रे आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे, उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे, सिक्किम में देखने को मिलेंगे। प्रमुख दर्रे दक्षिण भारत को यदि आप छोड़ दो, ठीक है। तो आपको बताना है कि अरुणाचल प्रदेश से कौन से दर्रे संबंधित हैं, उनका क्या नाम है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की तो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जिसको 1200 मेगावाट क्षमता का, जिसका नाम है कलई कलई द्वितीय हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कलई द्वितीय हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये था रिलायंस का, लेकिन रिलायंस ने इसको बेच दिया है टीएचडीसी को। और टीएचडीसी क्या है? टीएचडीसी का मतलब है टिहरी हाइड्रो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो याद रखना है टीएचडीसी को किसने बेच दिया है? रिलायंस ने बेच दिया है। और टीएचडीसी है क्या? टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसको कलई द्वितीय हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को रिलायंस ने बेच दिया है। ठीक है, और ये किस नदी पर है यदि आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा कि ये जो कलई द्वितीय प्रोजेक्ट है ये लोहित नदी पर है। ठीक है, और लोहित नदी की बात करें तो याद रखिएगा इसका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके साथ साथ जब पावर प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, एक और याद रखिएगा जिसका नाम है लैंको अमरकंटक। लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड। ठीक है, लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड, इसके 100% अधिग्रहण किया है किसने? अदानी पावर ने। इसका 100% जो अधिग्रहण है वो अदानी पावर ने कर लिया है। मतलब लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड जो है वो अब अदानी का हो गया है। और ये है कहाँ पे? ये है छत्तीसगढ़ में। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलता है। 600 मेगावाट क्षमता का ये प्लांट था, यह भी याद रखने की आवश्यकता है। तो बहुत सारी चीज़ें आज पावर प्लांट से संबंधित बताई गई, चाहे वो हाइड्रो पावर प्लांट हो, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, या आप कह सकते हैं कि चाहे विशेष रूप से जो एनटीपीसी ताप विद्युत घर हैं उनकी बात करें। तो 2 से 3 आपको बताए गए, तो इनको याद रखने की ज़रूरत है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे अदानी का जिक्र किया, हम आप जानते हैं भारत के शीर्ष उद्योगपतियों में 2 प्रमुख नाम आते हैं, अदानी और अंबानी।
तो आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, एक लिस्ट है हुरून द्वारा जो जारी की जाती है, जिसको बोलते हैं हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट। ठीक है, क्या है? ह्यूरोन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024। मतलब ये जो संस्था है, ये विश्व के शीर्ष, जो आप कह सकते हैं लोग हैं, शीर्ष अमीर लोग हैं, उनकी एक सूची जारी करता है। और इसने बताया कि विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति जो हैं वो हैं एलन मस्क। ठीक है, एलन मस्क ये विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी कुल संपत्ति बताई गई है 231 बिलियन डॉलर। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं जेफ बेजोस। ठीक है, जेफ बेजोस, जेफ बेजोस। ठीक है, और इनकी जो संपत्ति है वो है 185 बिलियन डॉलर। तीसरे नंबर पे बर्नार्ड आते हैं, उनका याद रखने की ज़रूरत नहीं है, दो याद रखो। लेकिन इस सूची में 10वें स्थान पे जो हैं वो एक भारतीय हैं और उनका नाम है मुकेश अंबानी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि मुकेश अंबानी विश्व के शीर्ष उद्योगपतियों में, शीर्ष अमीर व्यक्तियों में शामिल हैं। उनका स्थान है 10वां। इनकी कुल संपत्ति है 115 बिलियन डॉलर। तो ये भी याद रखने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ एक फैक्ट, जैसे हमने देखा सबसे विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों के बारे में, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा जो बिलियनियर्स हैं विश्व में, ये रहते कहाँ से हैं, ये रहते कहाँ पे हैं? तो ये सबसे ज़्यादा रहते हैं, बिलियनियर्स जो हैं सबसे ज़्यादा ये रहते हैं चीन में। ठीक है, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं यूएसए में। तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं? तो वो हैं इंडिया। ठीक है, तो ये याद रखने की आपको ज़रूरत है। इसके साथ साथ ये तो हो गया सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स हैं कहाँ पे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स हैं चीन में, दूसरे नंबर पे हैं यूएसए में, तीसरे नंबर पे इंडिया है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो बिलियनियर्स हैं ये किस शहर में रहते हैं, सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स किस शहर में रहते हैं विश्व के, तो याद रखिएगा पहले नंबर पे आता है न्यूयॉर्क। मतलब सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हो कि अमीर व्यक्ति हैं वो न्यूयॉर्क में रहते हैं, दूसरे स्थान पे लंदन में रहते हैं और तीसरे स्थान पे मुंबई में रहते हैं। तो इन दोनों में आप देख रहे होंगे कि भारत का स्थान तीसरा है। चाहे सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स रखने की बात कर लें, चाहे सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स वाले शहरों की बात कर लें, तो उसमें भारत के शहर और भारत शामिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024। क्या है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की जाती है? तो एक संस्था है जिसको बोलते हैं यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को द्वारा ये जारी की जाती है। इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस में देखने को मिलता है। इसके अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार क्या पता चला है कि 220 करोड़ लोग हैं जिनके पास स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। ठीक है, 220 करोड़ लोग विश्व में ऐसे हैं जिनके पास स्वच्छ पेयजल नहीं है। और कुल जनसंख्या कितनी है? तो कुल है 880 करोड़ के आसपास। मतलब 880 करोड़ में 220 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। इसके साथ साथ यह रिपोर्ट यह भी बताती है कि 350 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास सेफ सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है। सेफ सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है, मतलब शौचालय और अन्य चीज़ें उपलब्ध नहीं है। और आप जानते हैं जो एसडीजी गोल हैं, एसडीजी गोल की बात करें तो एसडीजी गोल का जो हमारा 6वां गोल है एसडीजी का, वो कहता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ये भी आपसे पूछा जाता है, ये क्या बताता है? ये कहता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है SDG 14। SDG 14 क्या है? SDG 14 लाइफ बिलो वाटर की बात करता है, लाइफ बिलो वाटर की बात करता है। तो ये दोनों याद रखना है कि कौन सा SDG गोल किससे संबंधित है, वह भी याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये तो हो गया एक प्रमुख टॉपिक यहाँ पे आपका समाप्त हुआ। अब हम अगला जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं ICGS समुद्र पहरेदार की। समुद्र पहरेदार ये है क्या? सबसे पहले आपको बता दें कि एक नौका है, किसकी नौका है? इंडियन कोस्ट गार्ड की। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड की एक नौका है जिसका नाम है ICGS समुद्र पहरेदार, और ये समुद्र प्रदूषण प्रतिक्रिया क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए अभी फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुंचा है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय तट रक्षक बल का कौन सा जहाज समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए मनीला पहुंचा, तो आप बताएंगे ICGS समुद्री पहरेदार। अब क्योंकि कोस्ट गार्ड की बात हो रही है तो आप जानते हैं कि नेवी, इंडियन नेवी की कई सारी इस समय सैन्य अभ्यास हुए हैं। जैसे एक सैन्य अभ्यास हुआ था जिसका नाम था सी डिफेंडर। सी डिफेंडर्स, और सी डिफेंडर्स की जब हम बात करते हैं तो सी डिफेंडर्स जो था इंडिया और USA के बीच हुआ था। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सी डिफेंडर्स नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ, तो भारत और USA के बीच होने वाला एक नेवल सैन्य अभ्यास है जो कि पोर्ट ब्लेयर में हुआ। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप में संपन्न हुआ। दूसरा जो सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है दोस्ती सैन्य अभ्यास। दोस्ती सैन्य अभ्यास की जब हम बात करते हैं तो इसमें कई सारे देश आते हैं। पहला इंडिया, इंडिया के बाद इसमें आता है मालदीव, मालदीव के बाद इसमें आता है श्रीलंका। तो ये भी याद रखने की ज़रूरत है, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका इसमें आते हैं। तीनों ने मिलकर एक सैन्य अभ्यास किया जिसका नाम है दोस्ती, और ये सैन्य अभ्यास मालदीव की राजधानी माले में संपन्न हुआ था। तीसरा एक सैन्य अभ्यास आपको याद रखना है जो इन दिनों चर्चा में था, जिसका नाम है सहयोग काइजिन। ठीक है, सहयोग काइजिन की बात करें तो ये सैन्य अभ्यास इंडिया और जापान के बीच हुआ। इंडिया और जापान के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है, और हुआ कहाँ पे? तो ये हुआ बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में होने वाला सैन्य अभ्यास है। तो सहयोग काइजिन किसके बीच होता है? भारत जापान। सी डिफेंडर्स किसके बीच होता है? भारत USA। और दोस्ती किसके बीच है? इंडिया, मालदीव और श्रीलंका। तो इतना आपको नेवल एक्सरसाइज के संदर्भ में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, फिर बात आती है RRB की। RRB मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात आती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं इनका रिकैपिटलाइजेशन करने के लिए, ठीक है, कुछ अमाउंट दिया है, और ये दिया है 6212.03 करोड़ रुपए। मतलब क्षेत्रीय बैंकों को पुनर्पूंजीकरण करने के लिए भारत सरकार ने 6212.03 करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, फैक्ट है, पूछा जा सकता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं इनका 2023 में स्टेटस क्या रहा है, तो याद रखिएगा कि 2023 जो फाइनेंशियल ईयर समाप्त हुआ उसमें जो ये रीजनल रूरल बैंक हैं या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं ये 4,974 करोड़ रुपए फ़ायदे में थे। यदि हम फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो इसकी प्रथम 3 तिमाही में ये प्रॉफिट इनका 5,000 करोड़ का था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लगातार बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्रामीण जो हमारी जनसंख्या है, ग्रामीण आबादी का वित्त पोषण करते हैं, और अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ये लगातार मुनाफे में चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक योजना है जिसको बोलते हैं आहार अनुदान योजना। क्या बोलते हैं? आहार अनुदान योजना। आहार अनुदान योजना याद रखिएगा, आहार अनुदान योजना है क्या? सबसे पहले ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, आहार अनुदान योजना। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें होता क्या है
इसमें महिला को 1500 रुपये दिए जाते हैं, बैंक अकाउंट में दिए जाते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से दिए जाते हैं, जिससे जो महिला है वो न्यूट्रिशियस जो फूड हैं उनको खरीद सके, उनका सेवन कर सके। तो मध्य प्रदेश सरकार की यह योजना है। और मध्य प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो एक स्थान है झाबुआ। झाबुआ झाबुआ जो मध्य प्रदेश का स्थान है, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है जिसका नाम है तांत्या मामा भील यूनिवर्सिटी। तांत्या मामा भील यूनिवर्सिटी जो है ये झाबुआ में बनाई जा रही है, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश में ही एक स्थान पड़ता है उज्जैन। ठीक है, उज्जैन स्थान जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है, ये भी आप सबको पता ही होगा ज़्यादातर लोगों में। और ये 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक ज्योतिर्लिंग का संबंध यहाँ से है मध्य प्रदेश से, जिसको बोलते हैं ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर ये ज्योतिर्लिंग आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। आप जानते हैं उज्जैन शहर अपने महाकुंभ के लिए भी चर्चा में रहता है। महाकुंभ की जब बात करते हैं तो भारत में उज्जैन में महाकुंभ का आयोजन हो सकता है, प्रयागराज में होता है, ठीक है, हरिद्वार में होता है और नासिक में होता है। कुंभ महाकुंभ का आयोजन इन्हीं 4 स्थानों पे होता है, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। तो चलिए आहार अनुदान योजना समाप्त हुई। इसके बाद हम बात करते हैं पोएम 3 मिशन की। पोएम 3 मिशन, ठीक है, पोएम 3 मिशन। अभी ये है क्या, पोएम 3 मिशन है क्या? सबसे पहले ये इसरो का मिशन है। किसका मिशन है? इसरो का मिशन है। और इसको याद रखना है आपको, एक्सपोसैट मिशन, इसी को बोलते थे एक्सपोसैट मिशन, ठीक है, ये भी याद रखना है, पूर्व में मैंने बताया है। एक्सपोसैट की जब बात करते हैं तो आप जानते हैं कि इसरो का ये पहला एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट था, ये आपको पता होना चाहिए। एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन था, जो कि 1 जनवरी 2024 को छोड़ा गया था। किससे छोड़ा गया था? PSLV C58 से छोड़ा गया था, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। और जब हम पोएम की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो पोएम का जो फुल फॉर्म है वो याद रखिएगा, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3, ठीक है, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 ये मिशन था, जिसके अंतर्गत आपको यदि याद हो कि एक्सपोसैट मिशन भी इसको कहते थे, जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि जो भेजा गया था, एक भेजा गया था पोलिक्स, यदि आपको याद हो मैंने आपको बताया था पोलिक्स भेजा गया था, और दूसरी जो सैटेलाइट भेजी गई थी वो थी एक्सपेक्ट, ठीक है, जिसमें बताया गया था कि एक्सपेक्ट जो है ये 0.8 से लेकर के 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जो एक्सरेज हैं उनका जो अवलोकन करेगा, और जो पोलिक्स है ये 8 से लेकर के 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एक्सरेज हैं उनका मेजरमेंट करेगा। तो इसको भी याद रखना है कि ये मिशन हमारा सफल रहा है। और चर्चा इसलिए क्यों की इसकी, क्योंकि वो वापस धरती पर आ गया है, ठीक है, ये वापस धरती पर आ गया है, इस देश की चर्चा है, जनवरी में इसको भेजा गया था। तो पोएम मिशन किसका है? इसरो का मिशन है, ये आपको याद रखना है। पोएम की फुल फॉर्म आपने देख लिया, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3, जिसके अंतर्गत पोलिक्स और एक्सपेक्ट भेजे गए थे। पोलिक्स का काम था 8 से लेकर 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एक्सरेज हैं उनका अवलोकन करना, और एक्सपेक्ट की जब बात करते हैं तो इसका था 0.8 से लेकर 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एक्सरेज हैं उनका अध्ययन करना, इसका काम था, ठीक है। तो इसको भी याद रखने की आवश्यकता है। देखो जो फैक्ट बता रहा हूँ, नोट्स बनाने का प्रॉपर तरीका मैंने बताया है, तो उसी तर्ज पर आप नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है। एक मिशन है ड्रिंक फ्रॉम टैप, ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन याद रखिएगा, ओडिशा सरकार द्वारा चलाया गया है। इसका मतलब है कि जो टैप वाटर हमें प्राप्त हो रहा है, जो हमारे घर में
टैप वाटर हमें प्राप्त हो रहा है उसकी गुणवत्ता पीने के लायक रहे, ये मिशन शुरू किया है उड़ीसा ने और बहुत चर्चित मिशन है। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के मिशन अभी कहीं अन्य राज्यों में देखने को नहीं मिले। हाँ, विदेशों में आप यदि जाते हैं तो वहाँ पे जो टैप वाटर होता है उस क्वालिटी का होता है कि आप उसको पी सकते हैं। ठीक, इसके साथ साथ बात आती है आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी की बात आती है, क्यों बात आती है? क्योंकि सूअरों और सामान्य सूअर जो हैं और जो जंगली सूअर हैं उनमें स्वाइन फीवर वायरस से लड़ने के लिए एक वैक्सीन तकनीकी थी आईआईटी गुवाहाटी की, जो इन्होंने बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने सूअरों व जंगली सूअरों में स्वाइन फीवर से लड़ने की जो इनकी तकनीक थी, वायरस से लड़ने के लिए जो तकनीक थी, वैक्सीन की जो तकनीक थी, वो किसको दिया है? बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड को किसने दिया है? तो आप बताएंगे आईआईटी गुवाहाटी। जब हम स्वाइन फीवर की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि ये ह्यूमंस में नहीं फैलता, ठीक है, मानव जाति में ये नहीं फैलता है, लेकिन इससे पिग्स की जो सूअर होते हैं उनकी मौत तक हो जाती है। ठीक है, मतलब बहुत जानलेवा वायरस है। और जब हम स्वाइन फीवर की बात कर रहे हैं, आईआईटी गुवाहाटी की बात कर रहे हैं, तो इसका संबंध कहाँ से है? असम राज्य से इसका संबंध है। और असम की अभी एक विशेष समुदाय है जो अभी चर्चा में था, जिसका नाम है किरण शेख समुदाय। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किरण शेख समुदाय का संबंध किस राज्य से है, तो आप बताएंगे कि किरण शेख समुदाय का संबंध जो है वो असम से है। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसके लिए विशेष परिषद बनी है, इस समुदाय के लिए एक विशेष परिषद बनाई गई है, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, असम की बात कर रहे हैं तो एक यहाँ पे उत्सव होता है जिसको बोलते हैं मोह जुज। ठीक है, मोह जुज क्या है? मोह जुज जो है वो भैंसों की लड़ाई का एक उत्सव है, भैंस लड़ाई का एक उत्सव है जिसको बोलते हैं मोह जुज, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे एक स्टैचू बनाया गया है जिसको बोलते हैं स्टैचू ऑफ वेल्लोर। स्टैचू ऑफ वेल्लोर, और ये मूर्ति है किसकी? ये मूर्ति है लचित बोरफुकन, लचित बोरफुकन की ये प्रतिमा है जिसको हम नाम दिए हैं स्टैचू ऑफ वेल्लोर, और 125 फीट ऊंची प्रतिमा है जो जोरहाट में लगाई गई। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ वेल्लोर का संबंध कहाँ से है? जोरहाट से संबंध है। किसकी प्रतिमा है? लचित बोरफुकन की ये प्रतिमा है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। तो इसी के साथ जो करंट अफेयर्स घटनाक्रम थे आज के वो समाप्त होते हैं। करंट अफेयर्स घटनाक्रम के बाद हम बढ़ते हैं जीएस खंड में, और जीएस खंड में मैंने आपको बताया था कि आज की जो हमारी चर्चा है वो विटामिन्स पर होने वाली है। किस में होने वाली है? आज की हमारी चर्चा विटामिन्स पे होने वाली है। ठीक है, तो विटामिन्स की हम बात करेंगे। विटामिन्स है क्या? सबसे पहले विटामिन्स है क्या, तो आपको याद रखना है कि विटामिन्स वो कंपाउंड है जो हमें बाह्य पदार्थों से प्राप्त होता है। विटामिन्स वो कंपाउंड है जो बाह्य पदार्थों से प्राप्त होता है। तो पहला फैक्ट यही याद रखिएगा। क्या विटामिन्स पाचन में मदद करते हैं? गलत है। विटामिन्स हमें संक्रमण से बचाते हैं। विटामिन्स क्यों ज़रूरी है? क्योंकि विटामिन हमें संक्रमण से बचाते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि क्या विटामिन जो है ये पाचन में मदद करते हैं, तो आप बताएंगे नहीं, विटामिन पाचन में कोई मदद नहीं करते, बल्कि ये हमें संक्रमण से बचाते हैं। ठीक है, विटामिन्स के दो प्रकार प्रमुखता से देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो प्रकार देखने को मिलते हैं? पहला आता है विटामिन्स के ऐसे प्रकार जो जल में घुलनशील होते हैं, और दूसरे होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन्स की बात करें तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन्स की बात करें तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, ये 4 विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील हैं, और ये 2 विटामिन हैं जो जल में घुलनशील हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब इनसे जुड़े हुए फैक्ट की हम बात कर लें। ठीक है, इनसे जुड़े हुए फैक्ट की यदि हम बात कर लें तो आपको याद रखना है कि विटामिन के बारे में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन जो हैं इनके बारे में सबसे पहले बताया किसने, सर्वप्रथम किसने बताया, तो याद रखिएगा इनका नाम आता है लूनिन। विटामिन के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी लूनिन।
यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया विटामिन से सिद्धांत किसने दिया, विटामिन्स का जो सिद्धांत है, विटामिन से सिद्धांत ये किसने दिया, तो आप बताएंगे विटामिन सिद्धांत दिया हॉपकिंस ने, हॉपकिंस ने विटामिन सिद्धांत दिया। यदि आपसे पूछ लिया जाए ये जो विटामिन्स हैं, ये जो विटामिन्स हैं इनकी खोज किसने किया, तो याद रखिएगा इनका नाम है कैथीमेर। कल भी मैंने आपको बताया था कैथीमेर फक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने विटामिन की खोज किया। यदि आपसे पूछ लिया जाए विटामिन ए, डी, ई और के बारे में कि भैया कौन से विटामिन हैं जो लीवर में संचित होते हैं, तो आप बताएंगे कि लीवर में जो संचित होने वाले विटामिन हैं वो हैं ए, डी, ई, के। ठीक है, अब एक एक करके हम विटामिन को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन से ए के बारे में। विटामिन ए के बारे में, विटामिन ए की जब हम बात करते हैं तो इसका अन्य नाम क्या है रेटिनॉल। रेटिनॉल इसका अन्य नाम है। ठीक है, इसकी कमी से होता क्या है, इसकी कमी से होता है रतौंधी। ठीक है, इसकी कमी से होता है रतौंधी और इसकी कमी से होता है जीरोथैल्मिया। ठीक है, ठीक है, ये होता है। और इसमें होता क्या है, इसमें आँख जो है वो लाल हो जाती है। ठीक है, और आँख की जब हम बात कर रहे हैं, आप जानते होंगे आँख के दो सेल होते हैं, एक का नाम है रोड और एक का नाम है कोन्स। ये आँख के दो सेल होते हैं। ठीक है, रोड क्या करता है कि जो डिम लाइट होती है, ठीक है, जो डिम लाइट होती है उसमें देखने के लिए जिम्मेदार होता है। कोन्स क्या करता है, ये कलर का ज्ञान कराने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि विटामिन से ए की यदि आपके शरीर में पूर्ति नहीं हो रही है, मतलब आप जो भी भोजन ले रहे हैं उसमें विटामिन ए नहीं है, तो विटामिन ए के लिए क्या करना पड़ेगा, तो विटामिन ए जो है एक होता है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में पर्याप्त मात्रा में ये पाया जाता है। गाजर जो होती है, गाजर से आप इस समस्या का निदान कर सकते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि गाजर में बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है। गाजर में बीटा कैरोटीन भी आपको देखने को मिलता है और बीटा कैरोटीन जो है ये डैफोडिल नामक एक प्लांट होता है उसके जीन से आता है, ये भी याद रखने की आवश्यकता है। तो विटामिन से ए की बात यहाँ पे हो गई। विटामिन से ए के बाद जो अगली विटामिन है जिसके बारे में आपको पढ़ना है वो आता है विटामिन डी। एक एक करके विटामिन को हम देखें। विटामिन डी, विटामिन डी की जब बात करते हैं इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या बोला जाता है इसको, कैल्सीफेरॉल इसको बोला जाता है। विटामिन डी मतलब कैल्सीफेरॉल। इसके दो प्रकार हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं, D1 और D2 दो प्रकार देखने को मिलते हैं। इसको हम बोलते हैं अर्गो कैल्सी फेरॉल और इसको क्या बोलते हैं कोल कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अर्गो कैल्सीफेरॉल और कोल कैल्सीफेरॉल ये दो बोलते हैं। और आपको बता दें कि विटामिन डी की कमी से यदि हम बात करें तो विटामिन डी की कमी से जो है बच्चों में एक रोग होता है जिसको बोलते हैं रिकेट्स, ये बच्चों में देखने को मिलता है। और यदि वयस्कों की हम बात करें तो वयस्कों में जो रोग होता है वो होता है ऑस्टियो मलेशिया। ऑस्टियो मलेशिया नामक रोग वयस्कों में होता है जिसमें हड्डी टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, अब यदि आपको विटामिन डी प्राप्त करना है तो करना क्या पड़ेगा, सोर्स इसका क्या है, सूर्य की उष्मा, सूर्य की उष्मा और सूर्य की उष्मा के साथ अंडे या फिश ऑयल, यहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, विटामिन डी की बात फिर बात आती है विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई की जब बात करें इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल मतलब विटामिन ई। और याद रखिएगा इसकी कमी से नपुंसकता नामक रोग होता है। ठीक है, इसकी कमी से नपुंसकता नामक रोग होता है। इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ये भी याद रखने की ज़रूरत है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम आते हैं विटामिन के पर। विटामिन के, विटामिन के की जब हम बात करते हैं
तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं नेफ्थोक्यूनोन, ठीक है, या इसी को बोलते हैं फिल्लोक्यूनोन, ठीक है। अब इसमें याद रखिएगा इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है, रक्त का जो थक्का है वो नहीं बनता है। और यदि इसकी अत्यधिक कमी हो जाए तो हीमोफीलिया नामक रोग होता है। क्या होता है? हीमोफीलिया नामक रोग हो जाता है, जो कि एक आनुवांशिक बीमारी है। तो ये तो हो गए वसा में घुलनशील विटामिन, जिनकी अपने अभी बात किया, कौन कौन से, ए, डी, ई के, ठीक है। अब बात हम कर लेते हैं जल में घुलनशील विटामिन की। जल में घुलनशील विटामिन की जब बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है विटामिन बी का। किसका नाम आता है? विटामिन बी का नाम आता है। और विटामिन बी के कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे B1, ठीक है। B1 की जब बात करते हैं इसको हम बोलते हैं थायमीन, ठीक है। और इसकी कमी से होता है बेरी रोग। इसके बाद आता है विटामिन B2, जिसको हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन, या इसकी कमी से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं किलोसिस। इसके बाद आता है विटामिन B3। विटामिन B3 को बोलते हैं निकोटीनिक एसिड, ठीक है। इसके बाद आता है विटामिन B5, और विटामिन B5 को बोलते हैं पैंटोथेनिक एसिड, या इसकी आप कह सकते हैं इसकी कमी से पेलाग्रा नामक एक रोग होता है। विटामिन B5 के बाद आता है विटामिन B6, जिसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, ठीक है। या आप कह सकते हैं इसकी कमी से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं एनीमिया। स्वप्न को याद रखने के लिए भी जो जिम्मेदार विटामिन है वो है विटामिन 6। विटामिन 7 को हम बोलते हैं बायोटिन, ठीक है। विशेष रूप से हेयर फॉल के लिए ये जिम्मेदार होता है। इसके बाद आता है विटामिन B9, जिसको हम बोलते हैं फोलिक एसिड, और इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। विटामिन B9 के बाद आता है विटामिन B12, और विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से भी एनीमिया नामक रोग होता है। तो ये विटामिन बी के जो प्रकार थे उनके बारे में आपने देखा कि विटामिन बी के कौन कौन से प्रकार देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है विटामिन सी। विटामिन सी की जब हम बात करते हैं इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोलते हैं। इसकी कमी से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं अस्कर्वी नामक रोग इसकी कमी से होता है, जिसमें दांतों की मसूड़ों में रक्त बहता है। और ये पाया कहाँ जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा इसकी जो मिलती है वो आंवला में मिलती है। मतलब आंवला का नियमित सेवन करिए, विटामिन सी की कोई कमी नहीं होगी। और विटामिन सी की यदि कमी हो जाती है तो घाव भरने में भी समस्या होती है, ठीक है। मतलब घाव भी भरना है तो आपको विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में चाहिए। और विटामिन बी और सी के बारे में बता दें, क्योंकि ये जल में घुलनशील हैं, और जल में घुलनशील होने के कारण ये जो विटामिन हैं ये मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर आ जाते हैं। तो याद रखिएगा, मूत्र के माध्यम से ये शरीर से बाहर आ जाते हैं। तो विटामिन की चर्चा आज समाप्त हुई। कल हम विटामिन के आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे पाचन तंत्र की, ठीक है। जीएस के अंतर्गत हम कल बात करेंगे पाचन तंत्र की, या तो आप कहोगे तो केमिस्ट्री का टॉपिक यहाँ पे अब 1-2 टॉपिक केमिस्ट्री के भी हम पढ़ लेते हैं। अब क्योंकि जीएस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, तो आइए जीके के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जीके खंड के बारे में, और उसके बाद हम अपनी चर्चा को समाप्त करेंगे। यहाँ पे बात हो रही है जीके खंड की। जीके खंड में हम देख रहे थे विश्व के महादेशों के बारे में, और महादेशों के बारे में देखते हुए हम उनके जो उनकी राजधानियां हैं, जो देश हैं, उनके बारे में हम देख रहे थे। सबसे पहले हम अब पहुँचे हैं सार्क देशों के बारे में। सार्क देशों में एक देश आता है आपका अफगानिस्तान। पहले तो सार्क के बारे में हम देख लेते हैं क्या है सार्क। सार्क का फुल फॉर्म है
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसी को हिंदी में हम बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये ढाका में देखने को मिलता है, और ढाका है कहाँ पे? बांग्लादेश में। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब एक एक करके हम देख लेते हैं। जैसे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की जब हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान की जो राजधानी है ये है काबुल। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, और यहाँ की जो मुद्रा है इसको हम बोलते हैं अफगानी। ये यहाँ की मुद्रा है। इसके बाद अगला देश हम देख लेते हैं, वो है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करें तो इनकी राजधानी है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद इनकी राजधानी है, और यह भी याद रखना है कि इनकी जो मुद्रा है उसको बोलते हैं पाकिस्तानी रुपया। तीसरे नंबर पे आ गया आपका भारत। भारत की राजधानी नई दिल्ली, और आप जानते हैं हमारी जो करेंसी है वो है रुपया। इसके बाद अगला देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ की राजधानी है ढाका, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है टका। नेपाल अगला देश आता है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और नेपाल की जो रुपया है वो मुद्रा है उसको बोलते हैं नेपाली रुपया। इसके बाद आता है भूटान। भूटान की यदि हम बात करें तो भूटान की राजधानी है थिम्पू, और भूटान की जो मुद्रा है वो है नगुल ट्रम। नगुल ट्रम ये यहाँ की मुद्रा है। अगला देश आता है श्रीलंका। श्रीलंका की जब बात करें तो इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। जयवर्धनेपुरम कोट्टे ये यहाँ की राजधानी है, और यहाँ की जो मुद्रा है उसको बोलते हैं श्रीलंकाई रुपया। ठीक है, तो ये सारे देश थे जो आपने देखा सार्क के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पूर्व एशिया की। पूर्व एशिया में सबसे पहला देश आता है चीन। सबसे पहला देश आता है चीन। चीन के बारे में बात करें तो इनकी राजधानी है बीजिंग। ठीक है, इनकी मुद्रा है रेन मिनबी, ये इनकी मुद्रा है। दूसरा जो देश आता है इसके अंतर्गत वो आपका आता है जापान, और आप जानते हैं जापान द्वीपों पर बसा देश है। होकाइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु, 4 द्वीप। तो जापान की बात करें तो जापान की राजधानी है टोक्यो, और इनकी मुद्रा है एन। तीसरे नंबर पे आपका आता है दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। यहाँ तक तो ये है जापान, और इसके बाद ये जो है ये है कोरिया प्रायद्वीप। ठीक है, और कोरिया प्रायद्वीप में जब बात करते हैं तो 2 आते हैं। एक आता है उत्तर कोरिया, ये रहा आपका कोरिया प्रायद्वीप। ठीक है, ये है उत्तर कोरिया और नॉर्थ कोरिया। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सबसे पहले उत्तर कोरिया। और उत्तर कोरिया की बात करें तो इनकी राजधानी है प्योंगयांग। ठीक है, ये इनकी राजधानी है, और इनकी मुद्रा है वोन। चौथा है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की बात करें तो इनकी राजधानी है सियोल। सियोल इनकी राजधानी है, और इनकी जो मुद्रा है वो भी है वोन। ठीक है, अगला देश देखने को मिलता है मंगोलिया। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं चंगेज खां का देश, मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी की बात करें तो याद रखिए इसकी राजधानी है उलान बतार। उलान बतार इनकी राजधानी है, और इनकी यदि मुद्रा की बात करें तो मंगोलियाई तुर्गोर तोगोर्ग इनकी मुद्रा है। मंगोलियाई तोगोर्ग इनकी मुद्रा है। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पश्चिम एशिया के बारे में। ये आपका आ गया है पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया में सबसे पहले जब हम बात करते हैं वेस्ट एशिया की, जब बात करते हैं तो पहला जो देश देखने को मिलता है वो आता है आर्मीनिया। ठीक है, आर्मेनिया की बात करें तो इनकी राजधानी है एरेवन। ठीक है, आर्मेनिया की राजधानी है
एरेबन, और इनकी जो मुद्रा है उसको बोलते हैं हम द्राम। ठीक है। दूसरा देश इसमें जो देखने को मिलता है वो आता है अजरबैजान। कौन सा आता है दूसरा देश? अजरबैजान। अजरबैजान। ठीक है। अजरबैजान की बात करें तो इनकी राजधानी है बाकू, और इनकी जो मुद्रा है उसको बोलते हैं मनात। तीसरा जो देश आपको देखने को मिलता है इसमें वो आता है बहरीन। ठीक है, बहरीन ये आपको देखने को मिल रहा है, बहरीन। और बहरीन की जब राजधानी की बात करते हैं, इनकी राजधानी है मनामा, और इनकी जो मुद्रा है वो है बहरीन दीनार। अगला देश इसके अंतर्गत आता है साइप्रस। ठीक है, बहुत छोटा सा देश है। साइप्रस की बात करें तो साइप्रस में आपको याद रखने की ज़रूरत है कि साइप्रस की राजधानी है निकोसिया, और इनकी मुद्रा है यूरो। अगला देश इस रीजन में आता है जॉर्जिया। ठीक है, जॉर्जिया की बात करें तो इसकी राजधानी है तिबिलिसी। तिबिलिसी इनकी राजधानी है, और इनकी जो मुद्रा है उसको बोलते हैं लॉरी। 6वें नंबर पे आता है ईरान, लगातार चर्चा में रहता है, और ईरान की राजधानी की बात करें तेहरान, या ईरानी रियाल इनकी जो है वो मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं जब इसी में, तो अगला जो देखने को मिलता है वो है इराक। अगला जो देश देखने को मिलता है वो है इराक, और इराक की राजधानी है बगदाद, और इनकी मुद्रा की बात करें तो इनकी भी मुद्रा है दीनार, इराकी दीनार। इसके बाद अगला देश देखने को मिलता है इसराइल। इसराइल की बात करें तो इसराइल की राजधानी है यरूशलेम, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है इजरायली ने न्यू सेकल। न्यू सेकल जो है ये यहाँ की मुद्रा है। इसके बाद अगला देश आता है जॉर्डन। जॉर्डन की बात करें तो जॉर्डन की राजधानी है अम्मान, और इनकी जो मुद्रा है वो है जॉर्डेनियन दीनार। ठीक है। इसके बाद अगला देश आता है कुवैत। अगला जो प्रमुख देश देखने को मिलता है वो है कुवैत, और कुवैत की जब हम बात करते हैं तो कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी, और इनकी जो मुद्रा है वो है कुवैती दीनार। ठीक है। इसके बाद अगला प्रमुख देश लेबनान। लेबनान के बारे में याद रखना कि इनकी राजधानी है बेरूत, और इनकी मुद्रा है लेबनान पाउंड। लेबनान के बाद अगला देश आता है ओमान। और ओमान की बात करें तो इनकी राजधानी है मस्कट, और इनकी जो मुद्रा है वो है ओमानी रियाल। इसके बाद अगला देश आता है आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब की बात करें तो इनकी राजधानी है रियाद, और इनकी मुद्रा है सऊदी रियाल। इसके बाद आपको देखने को मिलता है सीरिया। सीरिया की जब हम बात करते हैं तो इनकी राजधानी है दमिश्क, और इनकी मुद्रा है सीरियाई पाउंड। ठीक है। इसके बाद तुर्की आता है। तुर्की की राजधानी है अंकारा, और तुर्की की जो मुद्रा है उसको बोलते हैं लीरा। अगला देश आता है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ये आपका देश है, और संयुक्त अरब अमीरात के बारे में आप हमेशा पढ़ते हैं कि इनकी राजधानी है अबू धाबी, और इनकी मुद्रा है दिरहम। इसके बाद यमन आता है। यमन के बारे में बात करें तो इनकी राजधानी है सना, और इनकी मुद्रा है यमनी रियाल। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद हम पहुंचते हैं सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में हम पहुंचते हैं। और मध्य एशिया की जब हम बात करते हैं तो जैसे कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। ठीक है। किर्गिस्तान की बात करें तो इनकी राजधानी है बिश्केक। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। इसके बाद आता है कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान के बारे में हमने देख ही लिया। किर्गिस्तान की बात आती है। ठीक,
किर्गिस्तान के बारे में भी हमने देख लिया, और जो भी अन्य देश थे उनके बारे में हमने भी यहाँ पे देख लिया, अभी पूर्व में हमने देखा था। तो मध्य एशिया में भी आपने देख लिया कि ज़्यादा यहाँ पे परेशान नहीं होना है, क्योंकि इनकी मुद्राओं के बारे में नहीं पूछा जाता, ज़्यादातर इन देशों की राजधानियों के बारे में पूछा जाता है। यदि आपको उनकी राजधानियाँ पता है तो उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे अजरबैजान की राजधानी है बाकू, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान आपने देखा अशगाबाद, और उज्बेकिस्तान आपने देखा ताशकंद, किर्गिस्तान आपने देखा बिश्केक, तजाकिस्तान आपने देखा दुशांबे, ठीक, और कजाकिस्तान आपने देखा अस्ताना, ठीक। इतनी जानकारी यदि आपके पास है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब यदि हम बात करें, एक शब्द आता है उत्तर एशिया। उत्तर एशिया में जो देश आता है वो आता है एकमात्र देश, वो है रूस, और रूस की राजधानी है मॉस्को, और यहाँ की मुद्रा है रूबल, ठीक है। एकमात्र देश आता है जो उत्तर एशिया में आता है, तो रूस आपका आता है। और इसी के साथ जो एशिया कॉन्टिनेंट था वो आपका समाप्त होता है। हमने एशिया कॉन्टिनेंट को बखूबी देखा। अब कल के सेशन में मिलते हैं और नए टॉपिक के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ, और जीके में भी नए टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कैसा लगा है ये सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।